चेहरे पर मुस्कान हंसी चाहती है, उसी प्रकार से ऐ मेरे साथियों सफलता में रंग मेहनत लाती है। तो यदि आपको जीवन में सफल होना है या बोर्ड एग्जाम में टॉप बनना है तो आप मेहनत ज़बरदस्त कीजिए। वही मेहनत आपकी सफलता में रंग लाएगी। यदि आप कोई भी सपना देखें, उस सपना को सफल करना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत में एक ऐसा बल है जो आपको जीवन में हमेशा ताकतवर बनाता है और मेहनत के बल पर ही आप किसी भी मुकाम पर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशन शैली के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका भाई आप सभी का फिर से आपके प्यारे से दुलारे से यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज आपका भाई आपको बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रकरण, उस जैव प्रकरण में लघुत्तरीय प्रश्नों को कराएगा और आपका भाई इस प्रश्नों को एकदम आसान भाषा में बताएगा और एकदम आसान तरीके से समझाएगा जो एकदम आपके दिमाग में बैठेगा। और जितने भी मैं प्रश्नों कराऊंगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, उदाहरण सहित, इमेजिनेशन के साथ आपको सभी चीज़ों का कल्पना कराऊंगा कि ये सभी की सभी बातें या जितनी भी घटनाएं हैं या जितनी भी परिभाषा है वह सभी के सभी आपके जीवन में आपके पास डेली लाइफ में होता है या कभी ना कभी घटित हुआ है। माने सबसे पहले अपने सेशन को ही स्टार्ट कर देते हैं और सेशन में अपना पहला प्रश्न को देखेंगे। तो सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम अपने समझेंगे कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, कैसे है, किन प्रश्नों को लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो चलिए सबसे पहला बात कि लघु उत्तरीय प्रश्न होते क्या है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का आसान शब्दों में एकदम परिभाषा आप जब इंग्लिश मीडियम का बुक उठाइएगा तो उसमें लिखा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन मोर देन 40 वर्ड्स। मतलब निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों का उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा 40 शब्दों में दे। अर्थात तो वैसे प्रश्न जिनका उत्तर हम ज़्यादा से ज़्यादा 40 शब्दों में दे सकते हैं उन्हें हम लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। 40 शब्द कहने से मेरा तात्पर्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाइन में इसका उत्तर देना होता है। एकदम आसान भाषा में उत्तर देंगे और सभी प्रश्नों को बारी बारी करके देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो चलिए, जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। हम सभी जानते हैं कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है क्योंकि यह जीवों में उनके शरीर का वृद्धि एवं विकास करता है। पहला कि जितने भी पोषण है मतलब भोजन है। देखिए, पोषण का अर्थ आप समझिएगा कि भोजन मतलब भोजन जीव के लिए किस प्रकार से है। तो देखिए, हम जीव हैं जो मानव है। मानव भोजन करता है तो उसका शरीर वृद्धि करता है और विकास करता है। पहला पॉइंट होगा। देखिए, सब एग्जाम्पल हम अपने ऊपर लेंगे और अपने ऊपर सबका समझेंगे। आप सभी चीज़ों के इमेजिन कीजिएगा अपने दिमाग में कि यह सभी मेरे सामने घटित हो रही है। तो देखिए, आपके सामने यह भी बात घटित हुआ है कि अगर आप भोजन करते हैं तो आपका शरीर वृद्धि करता है, विकास करता है। उसके बाद दूसरा कि आप मान कर चलिए कि खेल कूद कर रहे हैं, गिर गए, चोट लग गया, जहाँ पर चोट लगा वहाँ की कोशिकाएं मृत हो गई, मर गई, वहाँ पर कट गया, वहाँ से ब्लड बनने लगा, तो वहाँ की कोशिकाएं जो नष्ट हुई है उन कोशिकाओं को रिपेयरिंग करने का, मरम्मत करने का कार्य पोषण करता है, मतलब भोजन करता है। तो दूसरा जो टूटी फूटी या क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं उनका मरम्मत करने का कार्य हो गया। तीसरा है कि यह जीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। जितने भी मनुष्य हैं या जितने भी आप देखते हैं जीव है, कोई भी जीव, वो भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद काम करते हैं। ठीक है, काम करते हैं तो उन्हें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है, तभी ना वो काम कर पाते हैं। तो यह हो गया तीसरा बात कि ऊर्जा भोजन से मिलता है। चौथा बात है, यह जीवों में जैविक प्रक्रियाओं के संचालन करते हैं। अब देखिए, जितने भी जैव प्रक्रम है या जैविक प्रक्रिया है मतलब जो जीवों में होने वाली प्रक्रिया, जैसे में पोषण, श्वसन, जैसे में श्वसन है, आपका परिवहन है, उत्सर्जन है। देखिए, श्वसन के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज मिलेगा तो ऊर्जा का उत्पादन होगा और वो जीव कार्य कर सकता है। तो आपको जो ग्लूकोज है वह ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? तो आप भोजन कीजिएगा तभी ना ग्लूकोज मिलेगा। तो मतलब कि यह जैविक क्रियाओं का संचालन कर रहा है। मतलब कौन सी प्रक्रिया होगी, जितनी भी जैव प्रक्रिया वो सभी जैव प्रक्रिया होने के लिए आपका जो पोषण है अर्थात भोजन है वह आवश्यक है। तो आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर तो आपके दिमाग में अच्छा से बैठ गया होगा। देखिए, बायोलॉजी पढ़े तो एकदम रोहित सर के पास ही पढ़े, क्योंकि रोहित सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं, मतलब बायोलॉजी को एकदम तोड़ तोड़ कर पढ़ाते हैं। तो आपको मैंने इस प्रश्न का उत्तर एकदम तोड़ तोड़ कर बताया और दिमाग में एकदम तोड़ तोड़ कर आपके बैठा होगा, आशा करता हूँ। तो चलिए, इस प्रश्न का तो उत्तर हो गया। अब देखिए, दूसरा प्रश्न भी आपके डायरेक्ट दिमाग में बैठेगा, कोई भी रटने वाली बातें नहीं है ये सभी। देखिए, 10वीं क्लास में वही चीज़ें पढ़ना है जो आपके सामने घटित हुई है। ये सभी बातें पोषण की जितने भी कार्य बताए हमने मतलब भोजन आवश्यक है वो सभी आपके सामने घटित हुआ। आप अमेजिंग कर सकते हैं, सुबह उठते हैं, खाते हैं, खाने के बाद आप क्या क्या करते हैं, वह सभी काम जिस प्रकार से आप कर सकते हैं तो खाने के बाद ही करते हैं। मतलब वो खाना ही है जो खाने के बाद आप कर सकते हैं। कोई भी काम हो गया या आपका शरीर डेवलप होगा, खाना खाएंगे तो डेवलप होगा,
ऊर्जा मिलेगा शरीर को, तो ऊर्जा मिलेगा तो आप काम कर सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे इस प्रश्न का। तो दूसरा प्रश्न, पोषण की परिभाषा दीजिए या पोषण की परिभाषा लिखिए। तो एकदम आसान है। पोषण की परिभाषा आपको मैंने एकदम खूब आसान भाषा में बताया था, और यहाँ पर भी लिख दिया है कि पोषण एक प्रकार का आपका विधि या प्रक्रिया है जिसमें जीव क्या करते हैं जी, भोजन को ग्रहण करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। तो देखिए, जीव द्वारा भोजन, भोजन में क्या पाए जाते हैं, आपके पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जीव द्वारा भोजन या पोषक तत्व ग्रहण कर उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। अब देखिए, यह तो हो गया आपका पोषण का डिफिनीशन। अब इस डिफिनीशन को इमेजिन करते हैं, क्या यह पोषण का परिभाषा सही दिया गया है या सही नहीं दिया गया है, कि गलत दिया गया है, और सही दिया भी गया है तो किस प्रकार से दिया गया है। देखिए, बायोलॉजी को एकदम बायोलॉजी तोड़ पढ़ेंगे, मतलब बायोलॉजी के शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, और रोहित सर के साथ पढ़ेंगे तो एकदम अच्छा से पढ़ेंगे। देखिए, लिखा गया परिभाषा में जीव द्वारा भोजन को ग्रहण कर उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। अब देखिए, सबसे पहले मानव उठता है या कोई भी जीव उठता है, सुबह उठेगा, उठने के बाद वह भोजन करेगा। भोजन करने के बाद अपना जितना भी दैनिक कार्य है या शरीर की जो दैनिक प्रक्रिया है या जो आपके जीवन में जो भी दैनिक कार्य है, वह सभी का संचालन भोजन के बाद ही होता है। मतलब भोजन करने के बाद को जो भी ऊर्जा मिलेगा, उन सभी ऊर्जा का उपयोग शरीर अपने अंदर जो क्रिया हो रही है उसे करेगा, और आप जो बाहर की काम काज करते हैं वो कर पाते हैं। तो मतलब कि आप पोषण का किसी तरह से किसी ना किसी रूप में उपयोग कर रहे हैं, काम करके उपयोग कर रहे हैं। आपका शरीर भी विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए पोषण का उपयोग कर रहा है। मतलब कि भोजन को जीव ग्रहण करेगा और उसका उपयोग कर लेगा, मतलब भोजन को ग्रहण करेगा और उसका उपयोग कर लेगा, तो वही हमारा क्या कहला जाएगा, पोषण कहला जाएगा। अब देखिए, दुनिया में आप जितनी भी बीमारी देखते हैं, कोई भी बीमारी हो, हम कोई भी बीमारी की बात कर रहे हैं, एक बीमारी का नहीं, बुखार हो गया, खांसी हो गया, सर्दी हो गया, डेंगू, मलेरिया, शुगर, बीपी, ये सभी बीमारी, ये सभी बीमारी आपके भोजन से होते हैं। अगर आप डाइट या कोई भी भोजन उल्टा पुल्टा करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं या कोई भी अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो निश्चित है कि आप बीमार पड़िएगा। क्यों पड़िएगा, तो देखिए, आपका परिभाषा पोषण का है कि भोजन को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। आप क्या किए, बर्गर पिज़्ज़ा खा लिए बर्गर पिज़्ज़ा। अब वो बर्गर पिज़्ज़ा में ना प्रोटीन है ना न्यूट्रिएंट्स है, केवल कैलोरी भरा है। कैलोरी का उतना काम नहीं होता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है ऊर्जा होता है। हमारा अनाधुन खा रहे हैं। अब देखिए, आप जो बर्गर पिज़्ज़ा खाए, कैलोरी खाए, उसे पचाने के लिए भी आपका जितने भी इंजाइम होते हैं, वो इंजाइम किसी न किसी पोषक तत्वों से ही मिलकर बने होते हैं। आपका इंजाइम होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आप जब केमिस्ट्री पढ़ेगा तो आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए, जब का इंजाइम है वो प्रोटीन से मिलकर बना है। तो देखिए, भोजन को पचाने के लिए भोजन मतलब कि पोषक तत्व लग रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छा भोजन कीजिएगा तभी ना आपका अच्छा पोषक तत्व मिलेगा, तो वो भोजन पचेगा। पचाने के लिए इंजाइम खूब अच्छा एकदम कॉन्सेंट्रेट, आपका जितना भी सांद्र HCl होगा वो सांद्र HCl बनेगा और आपका भोजन पच जाएगा। अगर आप अच्छा भोजन नहीं कीजिएगा तो आपका HCl कमज़ोर होगा। जब HCl कमज़ोर होगा तो भोजन अच्छा से पचेगा नहीं, तो आपका कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस होगा, उसके बाद से तरह तरह से बीमारी होने लगेगी। तो आप समझ चुके हैं कि डाइट कितना प्रकार से आपको आवश्यक है। अब एक बात आता है, मैंने याद करके लिखा है कि वह विधि जिसमें कोई जीव भोजन अर्थात पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है उसे पोषण कहता है। मतलब पोषण एक प्रकार का आपका विधि है, प्रक्रिया है। आप विधि कह सकते हैं, प्रक्रिया कह सकते हैं, या डाइट कह सकते हैं। जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण कर उसका उपयोग करना आपका पोषण कहता है। आशा करता हूँ इसका परिभाषा भी समझ में आएगा। अब देखिए, जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उत्पाद। देखिए, आपके भारतीय भवन बुक में उपोत्पाद लिखा है, इसका सही अर्थ होता है उत्पाद, ठीक है। उत्पाद का मतलब कि लास्ट में जो मेन पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो देखिए लिखे हैं, तो देखिए आपका यहाँ पर के की जगह ना में लिख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। लिखते हुए यहाँ पर के जगह आपको क्या लिखना है, में लिखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और देखिए, स्वपोषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल अम्ल इत्यादि परिस्थितियों को होना आवश्यक है। इसके जो उत्पाद है वह ग्लूकोज है। लास्ट में आप देखते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। देखिए, स्वपोषण जो होता है आप किस विधि के द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। और वह प्रकाश संश्लेषण की विधि में जिन जिन परिस्थितियों का आवश्यक होना होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्वपोषण पोषण के परिस्थितियाँ कहते हैं। जीवों में स्वपोषण या प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियाँ होता है, इसी प्रश्न को आपको दूसरी तरह से पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में किन किन परिस्थितियों का आवश्यक होना है, या स्वपोषण के लिए किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, उसके उत्पाद लिखिए। तो देखिए, प्रश्न को घुमा कर पूछ सकता है। इस प्रश्न को दो टाइप से पूछ सकता है जो हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है।
एकदम बायोलॉजी को बायोलॉजी तोड़ भाषा में पढ़ेंगे, एकदम एक एक प्रश्न को तोड़ कर पढ़ेंगे। देखिए भारतीय भवन का प्रश्न पूरा कर लीजिएगा और बोर्ड तो एकदम हल हुआ, बोर्ड हवा हो जाएगा, एनसीईआरटी हवा हो जाएगा, आपका कंपटीशन जो छोटा मोटा कॉम्पिटिशन तो वह भी हवा हो जाएगा। तो एकदम अच्छा से भारतीय भवन को पढ़ लीजिए कि दोबारा पढ़ना ना पड़े। तो देखिए स्व पोषण या प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है, हमने को प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल, वर्णक इत्यादि परिस्थितियों का होना आवश्यक है। जो इसके लास्ट में जो मेन पदार्थ बनता है, उत्पाद बनता है, वो ग्लूकोज होता है। अब इससे 5 ऑब्जेक्टिव जान लीजिए। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद ग्लूकोज होता है, मुख्य रूप से ग्लूकोज होता है, लेकिन बनता क्या क्या है, ग्लूकोज बनता है, जल बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ये हो गया। ग्लूकोज आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, परपोषण से आप क्या समझते हैं। देखिए स्वपोषण का तो बात हो गया। अब देखिए परपोषण से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को भी आपको 3-4 टाइप से पूछ सकता है। पहला तो परपोषण को परिभाषित कीजिए, परपोषण से आप क्या समझते हैं, परपोषण क्या है। आप परपोषण की परिभाषा को उदाहरण सहित बताएं। अब देखिए यह हो गया प्रश्न, किस प्रकार से पूछ सकता है। अब देखते हैं उत्तर में परपोषण का एकदम आसान भाषा में परिभाषा देंगे। पोषण में हमने आपको पढ़ाया था कि पोषण पापा के 2 बेटे हैं, जिसमें पहला बेटा का नाम है स्वपोषण और दूसरा बेटा का नाम है परपोषण। मतलब पोषण पापा के 2 बेटा में आपका ये दूसरा बेटा है जिसका नाम है परपोषण। तो देखिए ये आपके किसके हैं जी, पोषण पापा के लड़के हैं। तो हम लिखेंगे पोषण की वह विधि जिसमें आपका जो जीव होता है अपना भोजन दूसरे जीव से अस्थायी या अस्थायी रूप से प्राप्त करता है, उसे हम परपोषण कहते हैं। स्वपोषण में तो वो अपना भोजन स्वयं बना लेगा, ठीक है। आपका जो पोषण पापा के जो पहला बेटा है मतलब लड़का है, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो उसे स्वपोषण कह देते हैं। और जो दूसरे लड़के हैं, जो दूसरे बेटा है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। देखिए वो कितने कंजूस हैं और कितने आलसी हैं कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरे से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, मतलब दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वही है, ये दूसरे उनके लड़के हैं कि वे क्या करते हैं, अपना भोजन अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से दूसरे से प्राप्त करते हैं। मतलब कि अस्थायी या अस्थायी करने से मेरा तात्पर्य है कि वह दूसरे जीव के संपर्क में रहेंगे और उनके संपर्क में रहकर पूरा भोजन प्राप्त करते रहेंगे और उसमें अस्थायी रूप से रहेंगे। अस्थायी का मतलब कि कभी मन किया तो उस जीव से, कभी मन किया तो उस जीव से, दूसरे जीव से तो दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब कि एक ओर से पेट नहीं भरा तो दूसरे में जाएंगे, दूसरे से पेट नहीं भरा तो तीसरे में जाएंगे। इस प्रकार से करते हैं जो उनके दूसरे लड़के हैं। मतलब पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव से अस्थायी या अस्थायी रूप से प्राप्त करता है, उसे हम परपोषण कहते हैं। आशा करता हूँ परिभाषा एकदम दिमाग में बैठ गया होगा, और दिमाग में नहीं बैठा होगा तो देसी भाषा तो से अवश्य बैठ गया होगा। उदाहरण में जितने भी आपके जंतु हैं, जंतु के अंतर्गत आपका मानव जानवर आ जाएगा। पादप है, पादप में देखिए अपवाद है, बस एक ही अपवाद है जो आपको जानना है। पादप में अमरवेल का पौधा होता है, लेकिन जितने भी आप पादप अर्थात पेड़ पौधे होते हैं वह सभी के सभी स्वपोषी होते हैं। एक बस ऐसा आपका जो मान के चलिए कि यह एक छठुआ आदमी है, ठीक है, एक में पादप में है लेकिन छटा गए हैं बेचारा, क्या कीजिएगा। या क्योंकि यह भी कंजूस है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे जीव को खाते रहते हैं। तो अमरवेल का पौधे एक अपवाद है जो पादप है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सूक्ष्म जीव, देखिए सूक्ष्म जीव आपका हिंदी में पूछा गया है। आप हिंदी व्याकरण में शब्द शुद्धिकरण में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, हमने आपको पेपर देखा था, ये हमारे समय में ही पूछा है कि सूक्ष्म जीव का मतलब सूक्ष्म जीव सही शब्द का चुनाव करें। तो सूक्ष्म जीव देखिए ये वाला स नहीं होता है, ये वाला स होता है। तो हमने इसी में लिख दिया था कि मान के चलिए एक साथ देखा जाता है, कंबाइंड कर अगर आप पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट को तो दिमाग में भी रहता है और एक साथ सभी बातें क्लियर हो जाती है। तो सूक्ष्म जीव इस प्रकार से लिखा जाता है, ना कि इस प्रकार से, यह भी याद रखिएगा। तो सूक्ष्म जीव में आपका कवक, जीवाणु और परजीवी है, वो सभी के सभी परपोषण करते हैं। मतलब पादप छोड़ा के सब आ जाएगा परपोषण में। एक ट्रिक याद रखिए, जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी पेड़ पौधों को छोड़कर आपका सभी के सभी जितना कुछ दिखाई दे रहा है, जितने भी जीव जंतु सभी के सभी आपके आ जाते हैं किस में जी, परपोषण में। काम खत्म, बस इतना याद रखिएगा। एक अपवाद रखिएगा, अमरवेल का पौधा। जो अमरवेल का पौधा होता है वो छठुआ होता है, जो पादप में से छांट दिया गया है। बेचारा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा तो क्या करिएगा, इसे छांट दिया गया है। ये हो गया। अब देखिए जो 5वां नंबर प्रश्न है, मितजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए शब्द को तोड़ेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे और उसका परिभाषा देंगे। देखिए पोषण का मतलब तो आपका पोषण हो गया, जीवी मतलब जीव हो गया, मृत मतलब मृत।
मतलब कि इस पोषण की विधि में जो जीव होगा अपना भोजन किससे प्राप्त करेगा? मृत जीव से। ठीक है, मृत जीव से प्राप्त करेगा। तो लिखेंगे हम पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन मृत या सड़े गले जीवों से प्राप्त करता है, उन्हें हम मृत जीव पोषण कहते हैं। देखिए एकदम आसान भाषा में परिभाषा है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा तोड़ तोड़ कर। इस प्रकार से शब्द को, जब परिभाषा नहीं याद होगा तो शब्दों को इस प्रकार से तोड़ दीजिएगा। मृत जीवी पोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीव से प्राप्त करता है, उसे मृत जीव पोषण कहते हैं। एक लाइन में इसका उत्तर हो गया। अब उदाहरण में आपका जितने भी कवक आते हैं और जीवाणु आते हैं वो सभी के सभी मृत जीव पोषण करते हैं। कवक में एक उदाहरण याद रखिएगा, गोबर छत्ता। ठीक है, वो सांप का छत्ता जो होता है ना अपने गांव देहात में, उसी को गोबर छत्ता कहते हैं। और वो गोबर छत्ता आपका कवक के अंतर्गत आता है, और कवक में आपका जानते हैं कि मृत जीव पोषण होता है, इसलिए गोबर छत्ता में आपका मृत जीव पोषण होगा। या आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। देखिए एक एक बातों को खूब अच्छा से एक्सप्लेन करके कारण सहित और एकदम आसान भाषा में बायोलॉजी तोड़ भाषा में मैं पढ़ा रहा हूँ। अब जो हमारा छठा नंबर प्रश्न है, उस छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो छठा नंबर प्रश्न लिखा है कि परजीवी पोषण क्या है। तो देखिए परजीवी पोषण क्या है। इस परजीवी पोषण की अब प्रश्न का टाइप देख लेते हैं कि इस प्रश्न को आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपका परजीवी पोषण क्या है, दूसरा परजीवी पोषण को परिभाषित करें। परजीवी पोषण से आप क्या समझते हैं, परजीवी पोषण को उदाहरण सहित बतावें। तो देखिए अब उत्तर लिखते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव है वह अपना भोजन, आपका जो भोजन है वह दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थायी रूप से रहकर क्या करता है जी, अपना भोजन प्राप्त करता है। तो देखिए पोषण में आपका जो परपोषण होता है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें आपका मृत जीवी पहला, दूसरा परजीवी, तीसरा प्राणी। मृत जीवी पोषण में जीव अपना भोजन किससे प्राप्त करेगा, मृत जीव से प्राप्त करेगा। परजीवी पोषण में आपका भोजन जो जीव होगा वो किससे प्राप्त करेगा, दूसरे जीव से प्राप्त करेगा, लेकिन उनके संपर्क में रहकर प्राप्त करेगा, मतलब कि उनका साथे रह के प्राप्त करेगा। मान कर चलिए हम कोई जीव है, मान कर चलिए कि आपका ए एक जीव है और आपका जो बी है वो भी एक जीव है। आपका जो ए है यह परजीवी पोषण करता है। ठीक है, तो यह ए जो होगा ना इस बी के साथ में, मतलब कि इसके संपर्क में, देखिए बी के यह संपर्क में है, ए बी के संपर्क में है। ठीक है, तो इसी बी में ए संपर्क में रहेगा और मतलब उससे सटर रहेगा, जुड़ कर उसके साथ रह कर अपना क्या करेगा जी, संपर्क शब्द का अर्थ समझिए यहाँ पर क्या है, मतलब उनके साथ रह कर उनसे भोजन प्राप्त करेगा। तो देखिए यह तो ए जो है आपका इस बी के साथ रह कर बी से अपना भोजन प्राप्त करता है, यह आपका क्या कहलाएगा, परजीवी। ठीक है, परजीवी आपका कहेगा। यह बी आपका क्या कहलाएगा, पोषी कहलाएगा। ठीक है, तो पोषी कौन कहलाएगा, यह हो गया, और परजीवी क्या कहलाएगा, यह हो गया। यह भी आपके एग्जाम में पूछा है। तो देखिए उनके संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में आपके जितने भी जंतु आते हैं और उन जंतु में आप देख सकते हैं उदाहरण में मैंने लिखे हैं, जो जंतु में भी जो अधिकांश जंतु होते हैं वो सभी के सभी इसी का अंतर्गत आते हैं। मलेरिया परजीवी का, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अमरबेल का पौधा जो है आपका, जो आपको छठुआ बताए, जो पादप का छांटा हुआ अपवादित है। ठीक है, यही अमरबेल का पौधा है, यह परजीवी पोषण करता है। और पर पोषण में कौन सा पोषण, परजीवी पोषण करता है। अब देखिए इसको अब थोड़ा समझते हैं अच्छा से। अब देखिए परिभाषा तो हो गया, आशा करता हूँ कि परिभाषा समझ में आ गया। और ये एग्जाम्पल में आप केवल मलेरिया परजीवी का याद रखिएगा और अमरबेल का पौधा, बस इतना ही याद रखिएगा। इससे बार तो आपका प्रश्न कभी नहीं पूछता है। अब देखिए ये तो हो गया कि जीव आपका जो है दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। अब इसमें और उदाहरण, उन उदाहरण को देखते आप जितने भी देखे होंगे कि जू होते हैं या जितने भी गोल कृमि होते हैं या टेप वर्म होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, केंचुआ होता है, जोंक होता है, और आपका जो जू होता है केस में छोटा छोटा जो जीव पाया जाता है, जिसे अपनी भाषा में ढील कहते हैं, भोजपुरी में ढील कहते हैं जिसे, वो ढील जो होता है जू होता है वो जो हमारे केसों में पाया जाता है, वह भी आपका कैसा है जी, परजीवी है। अब देखिए परजीवी है, ठीक है किस प्रकार से परिभाषा अगर इस पर लागू होता है तो वो है, अगर लागू नहीं होता है तो नहीं होगा। तो देखिए यह जो आपका जू है वह आपके बाल में है। ठीक है, बाल में है, मतलब कि वह एक जीव है जू और हम दूसरा जीव है, मतलब एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में, मतलब यह हमारे सर के संपर्क में रहकर नहीं अपना भोजन प्राप्त करे। जो खून है उस खून को वह टान रहा है
और वो अपना भोजन खून से प्राप्त कर रहा है या खून को खा रहा है, मतलब कि हम एक जीव हैं और वह एक जीव है। एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, मतलब कि जीव हमारे शरीर के जो सिर है उस सिर में संपर्क में रहकर खून के रूप में अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, तो उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। और वो जीव आपका क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा। और जिससे अपना भोजन प्राप्त करे, मतलब हमसे ना वह भोजन प्राप्त कर रहा है, जो जू है, जो ढील में है, खून हमसे ही ना प्राप्त कर रहा है भोजन के रूप में, तो हम क्या कहलाएंगे? पोषी। और वो क्या कहलाएंगे? परजीवी। मतलब हम पोषी मामा, वो परजीवी मामा। ठीक है, तो एक मामा दूसरे मामा को खा रहा है और उसके साथ रहकर खा रहा है, मतलब कि जो आपका दूसरा मामा है वो बहुत ही कंजूस है। दूसरे मामा जो है वो पहले मामा से पूरा, जो पोषी वाले मामा, उस पोषी वाले मामा से सभी भोजन को, जो मामा भोजन को पोसे हैं, उस पोसे हुए भोजन को चुरा चुरा कर खा रहे हैं। तो जो भोजन को पोसा है वो पोषी है, जो खा रहा है वो परजीवी हो गया। तो इस प्रकार से तो समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। 7 नंबर प्रश्न है, प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं? ये आपका जो तीसरा प्रकार है परपोषण का, उसका परिभाषा है। ठीक है, वैसा जीव जिनमें पोषण प्राणी संपोषण की विधि से होता है उसे प्राणी संपोषी कहते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं। अगर पूछा होता है कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा दूसरा हो जाता है। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, वैसे जीव जिनमें पोषण प्राणी संपोषण विधि से होता है उसे प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। सीधा सीधा बात है, जिसमें जो पोषण होगा वह उसका जीव कहलाएगा। अगर मान के चलिए कि जो जीव स्वपोषण करता है तो उसे स्वपोषी कह देते हैं। जो जीव आपका मृत जीवी पोषण करता है तो उसे हम मृतजीवी कह देते हैं। जो जीव आपका पोषण परजीवी पोषण करता है, जो जीव, उसे हम परजीवी जीव कह देते हैं। और जो जीव आपका प्राणी संपोषण करेगा उसे हम प्राणी सम जीव कह देंगे या प्राणी संपोषी जीव कह देंगे। ठीक है, तो एकदम आसान भाषा में इसका जो परिभाषा है, मतलब जो जीव जौन सा पोषण करेगा उसे हम उसका नाम दे देंगे। तो यहाँ पर जो जीव आपका प्राणी संपोषण करेगा तो उसे हम प्राणी संपोषी जीव कह देंगे। हो गया, एकदम आसान भाषा में परिभाषा। और इसका दूसरा परिभाषा लिखे हैं कि वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव से ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं उन्हें हम प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। मतलब कि प्राणी संपोषण का परिभाषा देंगे और पोषण के जगह पर जीव बैठा देंगे। ठीक है, प्राणी संपोषण का परिभाषा में लिखेंगे वैसे पोषण, जीव की जगह पोषण लिख देंगे जिसमें जीव, ठीक है, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव से ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करता है उन्हें प्राणी संपोषी पोषण कहते हैं। उसी पोषण के जगह जीव को बैठा दिए और जीव के बाद यहाँ पर भी जीव बैठा दिए। हो गया। अब देखिए इसको समझते हैं कि अपना एक जीव दूसरे जीव से ठोस या तरल के रूप में के अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करता है। उदाहरण में आपका अमीबा होगा, मेढक होगा, मनुष्य होगा। तो हम समझते हैं मनुष्य पर समझते हैं। ठीक है, ये आपका जो मनुष्य होता है ना, ये तो सबसे बड़ा लालची है, कुछ भी नहीं छोड़ता है, सब खाता रहता है। ठीक है, तो यह मनुष्य आपका ठोस और तरल के रूप में किस प्रकार से भोजन प्राप्त करेगा। हम एक मनुष्य हैं, ठीक है, मनुष्य हैं, हम अपना भोजन ठोस के रूप में प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? मान कर चलिए कि आज हमको चिकन खाने का मन किया, तो चिकन वाले के पास गए और मुर्गा उठा कर लाए, तो वह हमारा कैसा है जी? ठोस है। ठीक है, तो उसको हम ठोस के रूप में खा रहे हैं। अब देखिए कभी कभी कोई इतने आनंदित व्यक्ति होते हैं या कोई इतना आनंदित मनुष्य होता है, एकदम शाकाहारी होता है, तो वो क्या करेगा? सुबह सुबह उठेगा, एकदम अपने शरीर को देखेगा कि एकदम पूरा हिप्पी उप्पी ठीक है ना, अच्छा एकदम शरीर पर ग्लो है। उठेगा और क्या करेगा? सुबह सुबह जूस पिएगा। किसका जी? तो अनार का या आंवला का जूस पिएगा कि और ग्लो हो जाए चेहरा पर। और उसके बाद से और पेट नहीं भरेगा तो एलोवेरा का जूस चढ़ा लेगा। ठीक है, तो जो आंवला एलोवेरा का जूस है वह तरल के रूप में खा रहा है मानव, और एक तरफ आपका जो मानव है, मनुष्य है, वह मुर्गा अर्थात मुर्गा को खा रहा है, मतलब ठोस के रूप में खा रहा है। तो एक ही जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में दूसरे जीव से प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण करेंगे। और वो जीव कहलाएगा कि आपका, मतलब हम क्या कहलाएंगे? मनुष्य क्या कहलाएंगे? प्राणी संपोषी जीव कहलाएंगे। ये हो गया। 8वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण आप क्या समझते हैं? मतलब कि प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करें। पहला, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश संश्लेषण को उदाहरण सहित बताएं। यह हो गया। तो परिभाषा लिख देंगे, एक लाइन में परिभाषा लिखना होगा, तो एक लाइन में सुन लीजिए। स्वपोषण जिस विधि से होता है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या जीव में स्वपोषण जिस विधि के द्वारा होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक लाइन का परिभाषा है जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है। लेकिन ये आपका लघु उत्तर प्रश्न है, एक लाइन में लिखिएगा उत्तर तो देखेगा अरे
ये तो लड़का एक ही लाइन में दिया है, तो हम भी एक ही लाइन में इसका क्या करेंगे। जब शॉर्ट में आप उत्तर लिखेंगे तो जो परीक्षा में क्वेश्चन चेक करने वाले होंगे वो भी शॉर्ट में आंसर आपका नंबर देकर निकल जाएंगे, एक लाइन का एक नंबर देकर निकल जाएंगे। चलिए, लड़का भी एक नंबर का है तो हम भी एक नंबर का नंबर देंगे। तो उस तरह से नहीं, अच्छा से परिभाषा देख लीजिए। पेड़ पौधे में भोजन का निर्माण जिस विधि से होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये समझने के लिए लिखे, ये मत लिख लीजिएगा। अब देखिए आपका यह परिभाषा आता है एकदम अच्छा खासा। वह विधि जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग कर सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, अर्थात ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं अपना भोजन, तो उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आपका यह समीकरण हो गया 6CO2 + 12H2 सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल 6H12O6 मतलब ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। तो ये हो गया परिभाषा। कुछ नहीं याद करना है, यह समीकरण याद कीजिए, परिभाषा खत्म। परिभाषा में समीकरण में याद करना है 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु है और 12 गो जल के अणु है, ठीक है। और उसके बाद आपका सब 6 गो निकलेगा। देखिए शुरू में 6 गो तो लास्ट में 2 गो 6 गो हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 गो यहाँ पर अंक वाला है तो इधर भी लास्ट में 2 गो अंक वाला होगा। एगो 6 वाला है तो एगो 6 वाला होगा, एगो का आधा होगा, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लीजिए, याद करने का होगा तो देखिए परिभाषा इस समीकरण के आधार पर देख सकते हैं, एकदम आसान भाषा में परिभाषा है। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है, पतियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं या क्यों कहा जाता है। तो इसका भी उत्तर बहुत ही आसान है, एक लाइन में उत्तर बता सकते हैं और बड़ा भी करके बता सकते हैं। तो पहले एक लाइन में उत्तर समझिए। क्योंकि इसका उत्तर होगा एक लाइन में, क्योंकि पौधों का पत्ती ही एक ऐसा अंग है जिसमें अधिकांशतः मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। देखो पौधा के अंग कहने का मतलब है कि पौधा के बहुत सारे अंग है। आपका तना पौधा का एक अंग है, पत्ती भी एक अंग है, जड़ भी एक अंग है। तो देखिए अंग बहुत सारा है, ठीक है। आपका किसी किसी पौधा का तना हरा भी होता है, पत्ती भी हरा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पत्ती में होता है। तो इसलिए हम क्या कह दिए जी, प्रकाश संश्लेषण का अंग कह दिए। जिसमें ज़्यादा हो रहा है उसे हम कह दिए कि प्रकाश संश्लेषण का वह अंग है। तो पत्तियों में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण है तो इसलिए हम पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कह दिए, हो गया। लेकिन अब इसे थोड़ा अच्छा से लिखना है तो कह दीजिएगा कि पौधा का पत्ती ही एक ऐसा अंग है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि इसमें ही आपका क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को में पाई जाने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। बस इतना ही लिखना है। अब देखिए एक उत्तर यहाँ पर समझ लीजिए कि किसी भी जीव में आपका प्रकाश संश्लेषण होगा अगर उसमें क्लोरोफिल है तो, अगर क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, सीधा बात है। तो आप लिखिएगा कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग इसलिए कहते हैं क्योंकि पेड़ पौधे अर्थात जितने भी पादप है पेड़ पौधे का पत्ती ही एक ऐसा अंग है जिसमें क्लोरोफिल ज़्यादातर पाया जाता है, जिसके कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, हो गया। उसके बाद आपका मन करेगा तो आप दूसरा नंबर उत्तर लिख सकते हैं एक लाइन का, पौधों में अधिकांश प्रकाश संश्लेषण पत्ती नामक अंग में होता है इसलिए उसे क्या कहते हैं, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन ये वाला जो है याद रखने के लिए ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है, इसलिए यह वाला हम बताएं। और ये वाला जो है आपका, इसे आप क्या कीजिएगा उत्तर में लिखिएगा, ठीक है। ये हो गया 10 नंबर प्रश्न, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, मतलब कि पाचन को परिभाषा लिखिए या पाचन को परिभाषित कीजिए। पाचन क्या है, पाचन सब क्या समझते हैं, पाचन को उदाहरण बताएं। ये हो गया। तो पाचन का परिभाषा लिखेंगे। हमने आपको पढ़ाया था कि भोजन को मुख में से लेते हैं पेट में और पेट में से खेत में। तो मुख में से पेट में जाएगा तो किस प्रकार से जाएगा और पेट में से खेत में जाएगा तो किस प्रकार से जाएगा। तो आप देख लीजिए, कभी कभी क्या सर आप भी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी क्या, जो हकीकत है वही बोलते हैं। आपके साथ जो हो रहा है या आपके सामने जो होता है उसी को हम बोलते हैं, दूसरा बात नहीं बोलते हैं। तो परिभाषा वह प्रक्रिया जिसमें बड़े एवं जटिल भोज्य पदार्थ को एंजाइम की सहायता से छोटे एवं सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ने को भोजन का पाचन करेंगे। मान के चलिए कि ये आपका भोजन है, सुबह सुबह उठे और बर्गर पिज़्ज़ा लिए, यह हमारा बर्गर पिज़्ज़ा है। तो बर्गर और पिज़्ज़ा कितना बड़ा होता है वो आप जानेंगे। इस बड़े बर्गर एवं पिज़्ज़ा मतलब कि भोजन को क्या करेंगे, एंजाइम से क्या करेंगे जी, एंजाइम लेंगे और एंजाइम की सहायता से क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे भोज्य अणु में तोड़ देंगे, मतलब छोटे छोटे सरल भोजन के टुकड़ा में तोड़ देंगे। तो देखिए
भाई बड़का से छोटका में तोड़ने की जो प्रक्रिया है एंजाइम की सहायता से, उसे हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा है, कोई रटना के काम नहीं। भूल जाइएगा तो सुबह उठिएगा आप, भूल जाइएगा तो सोचिएगा, सुबह उठते हैं क्या करते हैं जी? तो पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, खाना खाते हैं, रोटी ठूस कर खाते हैं। खाने के बाद क्या होगा जी? तो वो देखते हैं कि पच गया किस प्रकार से पच गया जी? तो देखिए, पच गया मतलब कि भोजन जो था बड़का था वो पच के छोटका में बदल गया है। तो देखिए, तो वो पचने की जो क्रिया है ना, मतलब जो पचने की घटना है भोजन का, उसको हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अपना भाषा में पचना, हिंदी में कहते हैं पाचन। मतलब खाना का पचना पाचन कहलाता है। किस प्रकार से पचता है बस उसी को बता देना, वही हमारी परिभाषा हो गया। तो बड़का भोजन को छोटका भोजन में बदलना ही आपका क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। हो गया। 11वां प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? उनके नाम लिखे। तो हम जानते हैं 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। एकदम आसान भाषा में बताए थे आपको कि कौन कौन सी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो पाई जाती है तो देख लीजिए कौन कौन सी पाई जाती है। तो पैरियोटिड पाई जाती है, ठीक है भाई, पैरियोटिड पाई जाती है, हो गया। दूसरा सब मैंडिबुलर और तीसरा सब लिंगुअल। यह हो गया आपका तीनों लार ग्रंथि। अब इसे भी याद करने के लिए नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपका जो माने ये आपका सिर है ना, इस सिर में आपको मुख में भोजन मान कर चलिए यहाँ पर रखे हैं। तो इस भोजन को चारों तरफ से हम क्या करना है जी? पूरा अच्छा से लार से लपेटना है। तो लार से लपटना है तो एगो ग्रंथि लार ग्रंथि होगा तो थोड़ी ना अच्छा से लपटेगा। तो एगो का कहना इधरों से लगा लिए फिचकारी देने वाला, और एगो इधरों से फिचकारी देने वाला लगा लिए, और एक जो है यहाँ से फिचकारी देने वाला लगा लिए। तो एगो फिचकारी इधर से मारेगा, एगो फिचकारी यहाँ से मारेगा, एगो फिचकारी यहाँ से। जब तीनों तरफ से फिचकारी मारेगा तो एकदम भोजन खूब अच्छा से एकदम आपका मुलायम हो जाएगा, और मतलब कि लार उसमें मिल जाएगा तो और मुलायम हो जाएगा और खूब अच्छा से निगल लेंगे, ठीक है। तो मतलब कि हमें खूब अच्छा से भोजन को एकदम सॉफ्ट कर देना है, मुलायम कर देना है, और स्टार्च का खूब अच्छा से पाचन कराना है। तो खूब अच्छा से हम क्या करेंगे जी? मतलब कि आप तो कैलोरी ज़्यादा खाते हैं, स्टार्च खूब खाते हैं, भात ठूस ठूस कर, रोटी ठूस ठूस कर खाते हैं, तो उसको पचाना भी बहुत ही जरूरी है। तो एक उससे लार ग्रंथि से काम नहीं चलेगा। तो फिर आप सोचिएगा 2 गो लगा देते, ना ना ना, 2 गो रोटी थोड़ी ना खाते हैं, 3 गो रोटी खाते हैं, तो 3 गो लार ग्रंथि लगा लें। तो इस प्रकार से याद रखें, 3 गो लार ग्रंथि पाई जाती है, एगो हेजा एगो हेजा एगो हेजा, और तीनों का नाम हो गया, काम खत्म। अब 12वें प्रश्न से, मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है? उनके नाम लिखे। ठीक है, उनका नाम लिख देते हैं, हमें क्या करना है? प्रश्न पूछा है उत्तर देंगे, तो दे देते हैं। तो कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। अब देखिए 3 गो भाग हो गया। पहला भाग आपका जो दिल के पास होता है, मतलब जो ना का हार्ट कहते हैं, ठीक है, हृदय, वो भाग, ठीक है, मान के चलिए ये आपका है यहाँ पर, ठीक है, हार्ट है, और यहाँ पर जो यह पेट का भाग है सटा हुआ पेट, हृदय से सटे हुए पेट को भाग का नाम पड़ा है कार्डियक, और उसके बीच वाला को फुंडिक, और जो लास्ट में है उसे हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। तो ये तीनों भाग हो गया। नाम क्यों पड़ा पहला का कार्डियक? क्योंकि यह हृदय के पास में है, और हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। इसलिए आपका जो हृदय के पास में जो भाग है उसे हम कार्डियक कह दिए, ठीक है। दूसरा को हम कह दिए फुंडिक, और तीसरे को कह दिए क्या जी? पाइलोरिक। क्योंकि आपका जो जठर ग्रंथि होती है, मतलब कि पाइलोरिक ग्रंथि होती है, वो तीसरे भाग में होती है, इसलिए हम तीसरे भाग को हम क्या कह दिए? पाइलोरिक भाग कह दिए, ठीक है। ये हो गया। 13वां प्रश्न है, मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के तीनों भागों को लिखे, ठीक है। 3 गो भाग होगा, 3 गो भाग का नाम लिख देंगे, इसमें क्या करना है? क्वेश्चन पूछा है, आंसर दे देंगे एकदम आसान भाषा में, क्योंकि रोहित सर में पढ़ा है कि 3 गो भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं जी? तो देखिए, पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। यह हो गया। अब देखिए इसकी लंबाई पूछा है, तो भाई छोटी आंत है, छोटी है, लेकिन यह उतना भी छोटी नहीं है जितना आप समझते हैं। छोटी है लेकिन व्यास में छोटी है, लेकिन लंबाई में मोटी है। तो कितनी मोटी है जी लंबाई में? मतलब कितनी लंबी है? तो 6 मीटर लंबी है। और आपका मोटाई में यह पतला होता है, मतलब मोटाई इसकी कम होती है। बड़ी आंत की जो व्यास होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उसे बड़ी आंत कहते हैं। छोटी आंत का व्यास कम होता है, इसलिए इसे छोटी आंत कहते हैं। लेकिन लंबाई में छोटी आंत आपका बड़ी होती है, लंबी होती है, और बड़ी आंत जो होता है आपका कम लंबा होता है। यह हो गया। 6 मीटर लंबा होता है आपका छोटी आंत, अब पूरा लंबाई जो होता है 8 से 10 मीटर आहार नाल का होता है। यह एक ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखिएगा। ये हो गया। तो ये तेरे के तेरे आपके क्या थे जी? और कि लघु उत्तरीय प्रश्न थे तेरे के तेरे, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न थे, समझ लिए। रोहित सर ने खूब अच्छा से समझा दिया, इसमें क्या करना है?
हमें तो सब याद ही हो गया। अब फिर कल रोहित सर आएंगे तो फिर कल पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करें। आप लोग लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं जो बहुत। तो चलिए, जिस प्रकार से मोटिवेशन में आप में शुरू में ही आप में मोटिवेशन ला देता हूँ पढ़ने के लिए कि आप एक मिजाज फ्रेश हो जाए और अपना क्लास खूब अच्छा से इस सेशन को कर पाए, उसी प्रकार से आप भी मेरा मिजाज फ्रेश कीजिए, मुझे मोटिवेशन लाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि मैं भी पूरा मोटिवेट रहूँ आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ले आऊँ और सभी चीज़ों को खूब अच्छा से बायोलॉजी को बायोलॉजी पढ़ाऊँ, मतलब बायोलॉजी को तोड़ तोड़ कर पढ़ाऊँ, पूरा शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़ाऊँ। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सभी चीज़ें समझ में आएगा। यदि कोई बातें आपको समझ नहीं आती है तो कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।